देखिए दोस्तों, टेंस वाले सेशन में मैंने इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया, नाउन के दो भाग डाल के बता दिए। टेंस में मैंने आपको बेसिक पूरा फंडा जो था सारे टेंसों का वो बता दिया। एसवीएमवी क्या होती है वो बता दिया। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट बता दिए। कौन से टेंस में एचवी कौन सी आएगी, एमवी कौन सी आएगी, ये भी अपना कंफर्मेशन हो गया। इससे अगले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स भी बता दिए कि 5 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस कौन से होते हैं। तो एक तो यही टेंस जो आज अपन पढ़ने जाएंगे आज के सेशन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके अंदर वो एचवी नहीं आती शुरुआती वाक्यों में, सिंपल में, बाकी फॉर्मूले सभी रहेंगे। एक बार रिकैप कर लिए 2 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से सर आपने बताया था। तो रिकैप में सबसे पहले आप देखेंगे कि सिंपल में मैंने जो बताया था वो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी है। ठीक है, दूसरे में क्या बताया था, नेगेटिव में का नॉट डालना, इसके बाद में नॉट डालना। ठीक है, एचवी के बाद में नॉट, फिर वही एमवी और ऑब्जेक्ट। तीसरे में मैंने इंटरोगेटिव में क्या कहा था, इसको आगे लाना। तो एचवी आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्न। और पास में क्या किया था, एचवी तो आगे रहनी है क्योंकि प्रश्न रहेगा, सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट आ जाएगा, फिर एमवी हो जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट और प्रश्न। डब्ल्यूएस टाइप में आपका रिकैप के रूप में होता था, और डब्ल्यूएस वर्ड जो भी होगा वो आ जाएगा। उसके बाद संबंधित टेंस की एचवी आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में उस टेंस की मेन वर्ब आएगी। उसके बाद में यहाँ मैं डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए किस प्रकार का प्रश्न है उसके आधार पे यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट आता है कभी नहीं आता। तो ये दोस्तों थी अपने रिकैप के रूप में 500 स्ट्रक्चर। आपने अभ्यास किया होगा और प्रत्येक वाक्य को हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता होगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही फायदा होने वाला है, क्योंकि एक बार ये किस तरह रोटेशन होता है स्ट्रक्चर्स का, वो एक बार बैठ गया दिमाग में तो फिर टेंस होगा तो एक टेंस एक दिन में पूरा होता है। ठीक है ना, तो आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत कर दी। ये थोड़ा एक्सेप्शन में इसलिए आता है कि इसके पहला जो वाक्य पढ़ेंगे वहां पे ये इसकी जो एचवी रहेगी टू डेज वो नहीं आने वाली, इसलिए इसका एक्सेप्शन है। और पास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ डिलीट नहीं आता। इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी 10 टेंसों में तो सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसमें खाली और इनके भी कौन से वाक्य, ये सिंपल वाले, बाकी तो सब में आप इसको चारों मानोगे। यानी कि अगर स्ट्रक्चर आप माने तो 5 गुना 12 टेंस, यानी 5 गुना 12 है तो 60 प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना, आप माने कुल तो मान लो 60 प्रकार की, तो 60 होगी तो उसमें सिर्फ दो यानी कि एक तो इसका सिंपल और एक पास्ट का सिंपल, ये 2 है वो एक्सेप्शन रहेगी। बाकी 58 में तो ये सेम फार्मूले चलेंगे। आई बात समझ में? तो मेरी बात को आप खुद तक पहुंच रही होगी और आपने समझ लिया होगा कि क्या स्थिति है और अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपन देखेंगे तो हिंदी से अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को हिंदी आएगी तो ही इंग्लिश आएगी, और इसलिए आपको इंग्लिश जब भी पढ़ा तो हिंदी में थोड़ी अपनी पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट्स के 2 प्रकार है, वो क्या रहेंगे। सब्जेक्ट्स के एक तो रहेगा सिंगुलर, वैसे मैंने नाउन वाले में बताया था, फिर भी आप याद देख लो प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल में यहाँ पे रहेगा ही, सी, यहाँ पे रह जाएगा ईट। ठीक है, फिर किसी का नाम है तो वो रह जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आई, यू, वी, दे। ठीक है, और 2 नाम अगर प्रॉपर नाउन है और एंड से जुड़े हैं, जैसे राम एंड श्याम है, तो वो भी प्लूरल में आ जाएंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अपने सेशन को अपन अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों क्या देखते हैं अपन कि सर हिंदी में किस प्रकार के वाक्य आएंगे तो अपन इसकी पहचान कर पाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में बता रहा हूं। हिंदी में किस प्रकार के वाक्य देखेंगे तो अपन ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, उसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं हिंदी के भी वाक्य होंगे, तो
हिंदी के वाक्यों में भी क्रिया होगी तो उसके अंत में फिक्स शब्द है, वो अगर आप देखते हैं आप लगभग 98%, इसलिए कह रहा हूं कि एक दो एक्सेप्शन रहते हैं, बाकी लगभग 100% मान लो आपको पहचान हो जाएगी कि टेंस की है। तो सर क्या होगा, वो हिंदी के वाक्यों में क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में देख लो, क्रिया के अंत में क्या क्या शब्द आने चाहिए सर, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ता हूं भी कर सकते हैं सिंगुलर के लिए, तो ता हूं, ठीक है ना, इत्यादि शब्द आते हैं। क्लियर? कैसे सर? जैसे मैं खाना खाता हूं, क्रिया कौन सी सर इसमें, खाना, और खाने के पीछे क्या लग गया, ता। ये देखो पहचान हो जाएगी कि इसी टेंस का वाक्य, ठीक है ना। वह विद्यालय जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया कौन सी है, जाना, ये ती लग गया पीछे, तो ये ता ती ते ता हूं, ये देख के आपको मालूम करना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी हिंदी के आप इस तरह के वाक्य देखते हो तो आप समझ जाना कि ये अपने इंग्लिश में अगर इनकी बनानी है तो फिर इस टेंस में आना है, और इस टेंस के क्या रूल्स है, क्या है, क्या है, वो अपन देख लेंगे तो आराम से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही वाक्य में अभी आपको आप खुद ही ट्रांसलेट करेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो आगे बढ़े अपन दोस्तों, ठीक है ना। तो पहचान होगी हिंदी के वाक्यों में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन दो मेन जो चीजें रहती है वो ले लेते हैं, डू और डज। ये आपको चार्ट में भी मैंने लिखवाएगी, और एम भी लेते हैं, एम बी में V1 लेते हैं, और मैं यहाँ कोष्टक में डाल रहा हूँ SEIS। ये सर क्या मामला है, यानी SEIS कब लगाना है, अगर अभी मैंने जो कर्ता बताया था ना, अगर सिंगुलर करता है तो उन्हीं के साथ क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में साधारण वाक्यों में SEIS लगाना है, उसके बाद तो SEIS आगे लगता भी नहीं है, ठीक है। वो वाले वाक्य में बाद रहता है, और WS पे ओनली में बता दूंगा आपको, उसके अलावा कहीं नहीं लगता। तो SEIS एक बार लगाना है, लेकिन लगाना भी कैसे है, वो भी मन मर्जी से, कभी एस कभी ES, ऐसे थोड़ी लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए ये तो आएगी कंफर्म, लेकिन SEIS कब आएगा, जब कर्ता कैसा हो आपका सिंगुलर, ये ध्यान रखना। लेकिन कईयों को मान लो क्रिया लगानी नहीं आती, क्रियाओं में SEIS, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि वर्ब्स में S या ES लगाने का नियम तो क्या है, ऐसे बना रखा है नियम। आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी की जो आप इंग्लिश की वर्ब्स देखना है, इंग्लिश की वर्ब्स के पीछे अगर O है, डबल S है, HS है, CH है, X है, डबल Z है, अगर ये है ETC, ठीक है ना, तो आपको लगाना है प्लस करके ES। अदरवाइज बाकी जितने भी बचते हैं उन सब में क्या लगना है, S। नहीं समझ में आया? देखिए उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, जैसे ये लगा गो, ठीक है, अब गो में देखिए आप पीछे क्या है, O, नियम क्या कह रहा है अपना, ES, ये लगा दिए तो बढ़ेगा गोस। ये देखिए प्ले, वाई अपने नियम में है क्या, नहीं है, तो अदरवाइज में क्या लगाना, S, प्ले में क्या लग जाएगा, S, ये हो जाएगा प्लेस, ठीक है। जैसे और क्रिया ले लो, खूब सारे क्रिया, कैच, कैच में ये आ गया CH देखते हैं, देख लो ये CH यहाँ मिल गया, क्या लगाएंगे आप, ES। आई बात में ध्यान में, तो आपको O, डबल S, SH, CH, X, डबल Z, ये 5 6 आप याद रखना। ये हो तो आपको ES लगानी है, और ES और S या ES लगाना भी तब है जब वाक्य सिंगुलर कर्ता का हो, he she it या किसी के नाम से शुरू हो रहा है, अकेले नाम से, तो ही आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर प्लूरल है तो वैसे ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आपका काम चल जाएगा। तो SEIS लगाने के नियम को शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिकैप करता हूं मैं कि अंग्रेजी की जो वर्ब्स है उसके अंत में अगर O, डबल S, HH, CH, X, डबल Z, एग्जैक्टा इत्यादि दिखाई दे तो ES लगाना है, नहीं तो S लगाना है। जैसे गो में देख लो, वो देख लिया, ES कर दिया,
कैच में सी एस देख लिया, ई एस लगा दिया, ठीक है। तो कैचेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैचेज, ये कैचेज जो बॉल, ठीक है। और यहाँ जैसे प्ले में वाई देख लिया, वाई अपने नियम में नहीं है तो अपन एस लगा दिए, प्ले प्ले हो गया। यही बात समझ में बड़े आ गए दोस्तों, तो ऐसे आई एस लगाने का नियम हो गया कंफर्म। उसके बाद में वाक्य रचना जो रहेगी, उसके जो सब्जेक्ट रहेंगे, तो एक तो आगे तो जो इंजन है वो तो फिक्स है एस वाला, बीच में ये एचवीएमबी तो रहेंगे, और पीछे जो रहता है वो अदर वर्ड्स में वही ऑब्जेक्ट वाला मामला, या अदर वर्ड्स कह दो, कॉम्प्लीमेंट्स कह दो, कुछ भी कह दो, प्लस है, टाइम में कुछ भी आ सकता है, ये अदर वर्ड्स में आता है। तो ये अपने मेन चीज रहती है जो काम करने वाला होता है। उसके बाद एचवीएमबी तो रहती है तभी, और ये तो रहेगी तभी, तो कोई वर्ब्स रहेगी। वर्ब्स का अर्थ है डूइंग और हैपनिंग और करेंगे, डूइंग और हैपनिंग, किसी काम का करना या होना। हिंदी में भी क्रिया कहलाती है, अंग्रेजी में भी, और बिना क्रिया के कोई काम होता नहीं, काम नहीं होता तो फिर वाक्य खाएगा, इसलिए ये तो जरूरी है। उसके बाद अदर वर्ड्स हो तो ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ देना। तो ऐसे एस लगाने का नियम शायद क्लियर हो गया होगा, बड़े आ गए अपन। तो ये जैसे दोस्तों देखिए वाक्य आपके सामने है, वह खाना पकाती है, ठीक है। वह में कोई भी हो सकती है, अपने माता जी है, बहन है, कोई भी है। और मैं खाना खाता हूँ, होशियार है सब खाना खाने में, तो मैं खाना खाता हूँ, ऐसे इस तरह के बात है। अब आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है, स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में आपको सिंपल की बता दूं, एस प्लस एचवी, एचवी में वही डू तो आएगा नहीं क्योंकि सिंपल में है, इसलिए तो मेन वर्ब आएगी V1, और कोष्टक में मैं डाल देता हूं एस या ES, ये आपको पता देख के शो करना है। उसके बाद में आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल की स्ट्रक्चर रहेगी। पहले स्ट्रक्चर अपन सीख रहे हैं और उसके दो वाक्य आपके सामने। यहाँ आपको सबसे पहले कर्ता पर फोकस करना है। सर कर्ता क्या है, वह खाना पकाती है, इसका मतलब तो सी है सर, लड़की, और ये है मैं यानी आई। अब आपको मैंने अभी सिंगुलर प्लूरल बताए थे, मुझे ये बताओ कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। तो सर क्रिया तो दोनों में सेम है, पकाने को कुक कहते हैं, दोनों में लगा दो कुक, क्योंकि देख लो फार्मूला में भी क्रिया यानी कुक। अब आपको एस या एस किस में लगाना है, ये तो सर प्लूरल हो गया, तो यहाँ तो लगेगी नहीं। अब एस या एस लगाने की यहाँ लगानी है, और लगाने में भी अब एस लगा हुआ है एस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नियम बताया था, क्या आपने नियम में पीछे के था क्या, नहीं था, इसीलिए सीधा सीधा यहाँ क्या जुड़ जाएगा, कुक्स। तो सी कुक्स फूड, और आई सॉरी मैं यहाँ पे खाता था तो ईट हो जाएगा, तो ईट है, तो ईट में भी आप देख लो ये प्लूरल का है, तो भले ही यहाँ तो कुछ भी पीछे हो इससे मतलब ही नहीं है, यहाँ ऐसे एस लगेगा ही नहीं। तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो प्लूरल करता आते ही आपको एस या एस नहीं जोड़ना, और सिंगुलर आते ही आपको जोड़ना है। मेरी बात आप तक शायद पहुंच गई होगी कि सिंपल की अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको एचवी का प्रयोग नहीं करना है। और आगे जब आप अभी नेगेटिव पे जाएंगे तो तुरंत ही डू डज एंट्री करेगा, और उसके बाद में एस या एस भूल जाना है। जब नेगेटिव आएगा ना उसमें फिर आपको इस स्ट्रक्चर में देखना किस तरह बदलाव होता है, मैंने पहले बता रखा है, फिर मैं इसी को बदल के बताऊंगा कि अब एस या एस भूलना है और आपको नोट लगाना है, ठीक है ना। तो आगे अपन लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर में। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, एक दो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक साथ ही मैं बताऊंगा क्योंकि आपके सामने स्ट्रक्चर आपको आती है, ठीक है ना। अभ्यास आपको करना है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और थोड़ा तेज गति से चलेंगे तो अपना जो निर्धारित सिलेबस है वो पूरा होगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे अपन। आपको ट्रिक से ऐसे बताऊंगा कि आपको वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा था सिंपल, तो उसमें क्या था सर, V1 कोष्टक में क्यों लिख रहे हो सर, मैंने कहा ना कर्ता दो प्रकार के, अगर सिंगुलर है तो ही लगानी है, प्लूरल है तो नहीं लगानी, और उसके बाद अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या करना सर, फार्मूला याद करो, नेगेटिव में एचवी आएगी, एचवी मतलब यहाँ पर डू डज एंट्री करेगा, डू डज एंट्री करेगा, उसके बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब लगेगी, उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स है वो लगेगा। जैसे अभी के वाक्य में जैसे मैंने बताया कि वह खाना पकाती है, और मान लो वह खाना नहीं पकाती है, तो वह खाना नहीं
पकाती है। अब यहाँ आके SEIS बिल्कुल भूल जाना, मैंने कह दिया है, और मैं खाना खाता हूँ। इन्हीं वाक्यों पे सर आप क्यों ले रहे हो, ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। अब ये जैसे सिंगुलर है, ये प्लूरल, अब अपने को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SEIS लगाना ही नहीं, तो फिर सिंगुलर प्लूरल देखने की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने कहा ना, दो ही टेंस ऐसे है जो एक्सेप्शन में आते हैं, जो थोड़े हटके है, जहाँ पे HV नहीं आती, बाकी HV आ गई। अब HV आने के बाद SEIS आपको भूल जाना है। तो इसका क्या बनेगा, देखो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा डज, एकवचन के साथ क्या आता है, डज, और प्लूरल के साथ आता है डू। प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। सी डज, खाना नहीं खाता, सी डज नॉट कुक फूड। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला के अकॉर्डिंग है, देख लो, सब्जेक्ट HV, नॉट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, और आई डू, क्योंकि आई प्लूरल है, तो आई डू नॉट ईट फूड। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है ना। तो ये बन जाएंगे आपसे। तीसरा प्रकार, आने वाले इंटरोगेटिव में मैंने कहा था, ये इंटरोगेटिव ऐसा होता है जिसका यस नो में ही उत्तर आता है, ठीक है ना। इंटरोगेटिव HV शुरुआत में आएगी, HV से ही ये प्रारंभ होते हैं, और उनके उत्तर किस में दिए जाते हैं, यस नो में दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसे प्रश्न कक्षा में भी एंशियंट पैसेज है या टेक्स्ट प्रश्न कभी नहीं आते, हमेशा यस नो में कोई आपको पूछता है तो HV से ही वो प्रश्न पूछेगा। आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद है, HV सबसे पहले लेनी है, फिर सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में आपको मैन वर्ब लेनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है। प्रश्न कैसे बनाना, क्या सर, जैसे क्या वह खाना पकाती है, पकाती है तो यस नो उत्तर देना, नहीं पकाती तो नो मेथड। अब देख लो, सेम वही स्ट्रक्चर है आपके सामने, और वही मैंने वाक्य लिखा है, उसी को थोड़ा घुमाया, और इसको फार्मूले में भी थोड़े चेंज हुआ है, ये पीछे थी, ये आगे आ गई, ठीक है ना। ये तो अपने को भी अब देख लो, इस वर्ब को देख लो, खाना पकाती है तो मतलब सिंगुलर है, इसलिए आपको डज आगे लेना है। क्या लेना है, डज सी कुक फूड। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे हो जाएगा। चौथा देखते हैं अपन, जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स में तो आपको मतलब HV तो पहले है ही, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद में MD, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क आप पीछे डाल देंगे। जैसे क्या वह खाना नहीं पकाती है, क्या वह खाना नहीं पकाती, ऐसी स्थिति में क्या करोगे। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं है, फार्मूला अपने सामने, बस डज आगे ले लो, आएगा डज सी नॉट कुक और फूड। क्या दिक्कत है, ऐसा देख लेंगे, WH टाइप। इसमें भी मैं फर्स्ट को लिख रहा हूं हु को छोड़कर, और हु वाले को क्यों जोड़ना, हु में फार्मूला ये नहीं लगता है, इसलिए हु वाले को खाली फैमिली में से छोड़ देना है, ताकि वो सबको ये फार्मूला लगे। क्या है सर, फार्मूला पहले बता रखा मैंने, WH वर्ड पहले, उसके बाद HV, फिर HV वही अपने जिसमें तो डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं तो इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये अपना वाक्य था, उसी को लेकर पकाने वाले को वह क्या पकाती है, मालूम वह खाना पकाती है तो मालूम। अब मान लो किसी ने पूछ लिया वह क्या पकाती है, तो भी ये जो खाना पकाती है ना, वो तो उत्तर में आएगा, इसलिए मैंने ये डॉट डॉट छोड़ा था। ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन देगा तो बनाओ सर। क्या से, तो क्या को क्या कहते हैं, व्हाट, क्या HV चाहिए, डज, इसके अकॉर्डिंग आई सर, सी के अकॉर्डिंग, क्या है सब्जेक्ट सी, व्हाट डज सी कुक, वह क्या पकाती है। उत्तर वही मैंने कहा था, इसके उत्तर हमेशा सिंपल में दिए जाते हैं। सिंपल में कैसे देंगे, सी कुक्स फूड, ये आपका उत्तर। ये थी दोस्तों अपने सामने स्ट्रक्चर, 5 प्रकार के मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, साथ में वाक्य बताए।
फिर मैं अभी एक ही वाक्य लूंगा और एक ही वाक्य में किस तरह से रोटेशन होगा मैं रिकैप के रूप में आपको एक साथ बताता, ताकि क्या कि एक बार वाक्य रचना आपके ध्यान में आ जाए तो फिर इसके यूजेज भी अपने को समझना है कि इसके यूजेज कहाँ होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने इसी टेंस के मैंने 5 वाक्य लिखे। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, राम कहाँ जाता है, क्या राम विद्यालय कब जाता है, कोई भी बना सकता है, ठीक है ना। WS वर्ड में तो आपको जो भी यूज करना है वो कर सकते हैं। ये वाक्य इस तरह से आपके सामने हिंदी के मैंने लिखे, कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, 4 और 5। स्ट्रक्चर आपके पास है ही, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो। अब स्ट्रक्चर भी आपको रिकैप में देखना है तो इसकी तो मैंने बता रखी थी, V1 S या ES और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी मैंने नोट लगाने को क्या बताया था, तो वो भी HV के बाद में आपको बता दूंगा। HV के बाद क्या लगता है, नोट, फिर MV, फिर क्या कहा था मैंने, HV को आगे लेना, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका तो फिक्स फार्मूला है, WS वर्ड सिर्फ को छोड़ के, उसके बाद इस टेंस की HV, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर इंफॉर्मेशन में आपको जो भी है वो तो ठीक है, नहीं तो आपको लिखना है। अब जो मैं ये बनाऊंगा ना, आप बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो, राम सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद अपने को सर क्रिया चाहिए, क्रिया क्या है, जाना, ये गो ले लिया, गो में वो दिख गया सर, वो दिख गया, ES लगाना है, एक क्वेश्चन है राम, तो राम गोज टू स्कूल। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सर या वही सब्जेक्ट ले लो पहले, फिर डज जाएगा क्योंकि राम एक क्वेश्चन है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर HV आगे, तो क्या आगे रहेगा, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जाता है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। और यहाँ पे WS सबसे पहले, तो क्या है, कहाँ है, तो कहाँ को वेयर कहते हैं, वेयर डज राम गो। बोलिए क्या दिक्कत है, ये जरा ये आपके सामने हिंदी, ये इसकी स्ट्रक्चर इंग्लिश में और ये इसका अनुवाद। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने आज स्ट्रक्चर, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस के 500 प्रकार देखे और उनके वाक्य बनाने। आपको इसी प्रकार के आती वाले वाक्य बनाने के बाद थोड़ा सा मैं आपको यूजेज के बारे में ले जाऊंगा। अगले सेशन में मैं इसके टोटल यूजेज बताऊंगा, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोरिंग हो जाएंगे। पहले इतनी चीज़ें सीख लो आप। यूजेज में आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के काम तो इसमें होते हैं, वो तो आप आराम माने, जैसे डेली रूटीन, ठीक है ना। तो आपकी दैनिक दिनचर्या है, वो दिनचर्या पे आपने नियमित भी लिखा हो, तो सुबह उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, थोड़ा नाश्ता करता हूँ, तब काफी सही वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हैबिचुअल वर्क, हैबिचुअल वर्क का मतलब उस आदतन कार्य होते हैं वो व्यक्ति करता ही है। उसके बाद में एक इसमें काम होता है, वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। इसके अलावा खूब सारे यूजेज है इसके, ठीक है। कंडीशनल भी होते हैं, आगे यूजेज में अपन देखेंगे, कंडीशन वाक्य में भी देखेंगे, सार्वभौमिक सत्य में साइंटिफिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यूजेज है वो दोस्तों अपन अगले सेशन में लेंगे, ताकि आपके ज्यादा एकदम बोधने सुनने हो जाए। एक बार इसका मेरा आपको कहना है कि इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर ले। ये टाइम जिसने सीख लिया तो आगे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर आप बार बार देखना किस तरह रोटेट हो रही है और इसी तरह से आपको वाक्य को घुमाना। मैंने एक ही वाक्य किस तरह 5 बनाए, आप भी एक वाक्य लेना, उसके 5 बनाना और 500 की इंग्लिश बनाना, और इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर भी कैसे रोटेट हुई है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालें। अगले सेशन में मैं लेके आऊंगा आपके सामने इसके जितने भी यूजेज है वो सारे यूजेज मैं आपको
अगले सेशन में बताऊंगा।